देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली जो होने जा रही है उसको लेकर जो रूट्स है उस पर सहमति बन गई है। पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी है। 4 रूटों पर पुलिस के साथ किसानों की सहमति बनी है और किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालने की बात भी कही है। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि पुलिस ट्रैक्टर रैली के मूवमेंट को सही तरीके से गाइड करेगी। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। तमाम जरूरी इंतजामात में लगे हुए हैं सभी लोग। मेडिकल या कोई हादसा हो जाए तो उससे निपटने के भी इंतजाम हो रहे हैं। जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टीकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। आपकी क्या गारंटी है कि अगर वो आएंगे और वापस चले जाएंगे? क्या कमिटमेंट दे रहे हैं? क्या लिख कर दिया? क्या आप ये मानते हैं कि उनको इजीली वापस फिर भेजना क्या आसान होगा? वो यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है, और जिस तरह से हम लोगों की बातें हुई हैं हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। वो जिस तरह से मैं ये बात बतला रहा हूं इसी तरह से उनका भी जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने भी कहा है कि क्योंकि वो सब लोग मूवमेंट में रहेंगे और जहां से आएंगे वहीं जाकर वो वापस टर्मिनेट करेंगे। तो 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को दिल्ली पुलिस ने इजाजत तो दे दी, लेकिन उसके लिए जो 4 रूटों पर करीब 100 किलोमीटर का दायरा जो है वो इस ट्रैक्टर रैली में तय किया जाएगा। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस से पत्र लिखकर इसकी लिखित अनुमति भी मांगी थी। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद ट्रैक्टर परेड की इजाजत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये आपको अलग अलग रूट हम दिखा रहे हैं जहां पर निकलने जा रही है ये जो ट्रैक्टर रैली है वो। और जो पहला रूट है सिंघू से नरेला और चंदी बॉर्डर तक जाएगा। अगर हम बात करें तो ये रूट करीब 74 किलोमीटर का होने जा रहा है। उसके अलावा टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, असौड़ा तक जाएगा। असौड़ा से वापस टीकरी बॉर्डर आएगा। दूसरा रूट जो होगा वो 82 किलोमीटर का होने जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से जो रूट निकलेगा वो गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर तक जाएगा, लाल कुआं तक पहुंचेगा और लाल कुआं से वापस गाजीपुर बॉर्डर ये लोग आएंगे जो 68 किलोमीटर का रूट होगा। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर से अगर बात करें तो चिल्ला बॉर्डर से दादरी रोड तक जाएगा जो अगला रूट है या जो अगली ट्रैक्टर रैली है, और दादरी से वापस वो चिल्ला बॉर्डर आएंगे और ये रूट करीब 10 किलोमीटर का होगा। जबकि जो शाहजहांपुर और पलवल रूट है उसको लेकर अभी भी कुछ तय चीजें होना बाकी है। और आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा से बड़ी तादाद में लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ट्रैक्टरों की बढ़ती तादाद से नेशनल हाईवे 44 पर जबरदस्त जाम भी देखने को मिला। पानीपत टोल प्लाजा के पास 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने में नजर आया। सड़क के एक तरफ दूर दूर तक वाहनों की कतारें दिख रही थी। ये कतारें और लंबी हो सकती है क्योंकि जगह जगह से किसानों के नए जत्थे जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं।
पूर्वोत्तर के 2 दिनों के दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोअर असम में 2 रैलियां की हैं। पहली एनडीएफबी के साथ हुए बोडोलैंड एकॉर्ड के 1 साल पूरे होने पर कोकराझार में और दूसरी नलबाड़ी में, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का कैंपेन शुरू किया। अमित शाह ने घुसपैठ मुक्त असम की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरह सीएए और एनआरसी का जिक्र नहीं किया। रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल आसाम को घुसपैठियों से सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जरा बताइए भैया, रख सकते हैं क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को आसाम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। मैं आपको अपील करना चाहता हूं मित्रों कि एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम आसाम को गोली मुक्त कराए, आसाम को आंदोलन मुक्त कराए हैं, हम आसाम को बाढ़ मुक्त भी कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, इस वादे के साथ अमित शाह ने असम में बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, जो बस 3 महीने दूर है। लोअर असम के नलबाड़ी में बड़ी विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव प्रचार का फोकस क्या रहने वाला है। घुसपैठ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार रोक सकती है, और हमने कर दिखाया है। धारा 370, 70 साल से कोई इसको छूने की हिम्मत नहीं करता था। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। 500 साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए देश भर से आवाज उठती रही, किसी की हिम्मत नहीं चली। आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, गगनचुंबी मंदिर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। असम में बीजेपी के कैंपेन से ये संकेत भी मिले कि इस बार वो हिंदुत्व का कार्ड भी खेलेंगे। इससे पहले शाह कोकराझार में भी एक बड़ी रैली में शरीक हुए, जो बोडोलैंड समझौते की सालगिरह पर आयोजित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि बोडोलैंड काउंसिल के चुनाव में नए साथी यूपीपीएल के साथ बीजेपी की जीत आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। बीजेपी का ये दावा है कि अजमल और कांग्रेस दोनों ही घुसपैठियों के मददगार हैं, मगर पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने सीएए या फिर एनआरसी के मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोला। वहीं इतवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने पूरे असम में सीएए कानून की प्रतियां जलाई। बीजेपी ने 2014 और 2016 में किए गए चुनावी वादों को पूरा नहीं किया। यहां तक कि 2019 लोकसभा चुनाव में किए गए वादे भी अधूरे हैं। पीएम मोदी और उसके बाद शाह की रैली ने असम चुनाव में बीजेपी के एजेंडे को सेट कर दिया है। हालांकि वो विवादास्पद मुद्दों को तूल देने से बचते दिखे। संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आयकर विभाग ने राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया है। ये छापेमारी 2 रियल एस्टेट डेवलपर और एक सराफा कंपनी के कुल 31 ठिकानों पर मारी गई। इन छापों में करीब 1400 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा अब तक हो चुका है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। तो ये एंटीक चीजें जो उन्होंने प्रोक्योर की हैं, क्या उन्होंने नियमानुसार प्रोक्योर की हैं, और इसका स्रोत क्या है, किस सोर्स से उन्होंने ये एंटीक्स हासिल किए हैं, और सबसे बड़ी चीज कि जो एंटीक, जैसा कि न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में है कि इन्होंने काफी एंटीक को विदेशियों को, फॉरेनर्स को बेचा है। तो एंटीक
के संबंध में जो कानून है उसमें इस तरीके के एंटीक्स को हिंदुस्तान से बेचने पे प्रतिबंध है, वो गैर कानूनी है। तो इस बारे में पुलिस के द्वारा भी जांच प्रारंभ की जा रही है। सिक्किम के पैक्योंग एयरपोर्ट पर पहली बार दिल्ली से एक डायरेक्ट फ्लाइट पहुंची है। इस मौके पर विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इस विमान से 57 यात्री दिल्ली से पहुंचे और 21 यात्रियों को लेकर विमान दिल्ली वापस लौटा। ये वो तस्वीरें हैं जब विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। तो ये पहली डायरेक्ट फ्लाइट है जिससे कहीं ना कहीं अब यात्रियों को काफी आसानी होने वाली है।